पनेसिया लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने मध्य प्रदेश पीसीएस जे का पहला टॉपिक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें मैं आपको आज डेफिनेशन क्लास और उसका उद्देश्य और उसका विस्तार क्षेत्र ये तीन चीजें कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हो तो कभी कभी इन टॉपिक से आपके 3 सवाल 2 सवाल कभी कभी 1 सवाल कभी कभी नहीं भी आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल निश्चित मान के चलिए इसके ऊपर हो जाए आपका भाग्य है। देखिएगा मैं आपको इसको किस अंदाज में देखिए आज दिखाता हूं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, सबसे पहले इसका जो ये सबसे पहले आपके पार्लियामेंट में इन्फोर्स पार्लियामेंट के द्वारा इसको जब राष्ट्रपति पारित करने के बाद राष्ट्रपति ने जो अनुमति दी वो 15 सितंबर 1959 थी और 21 सितंबर 1959 को ये प्रथम बार प्रकाशित की गई और 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया और ये भारत गणराज्य के 10वें वर्ष में हुआ। आज भी 2 अक्टूबर है और आज 2 अक्टूबर 1959 को ये इन्फोर्स हुआ, यानी गांधी जयंती के दिन, शास्त्री जी की जयंती के दिन ये इन्फोर्स किया गया। इस तरह से इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए इसका हम लोग उद्देश्य देखते हैं। किसी भी एक्ट के उद्देश्य को या उसके प्रस्तावना को पढ़ने के बाद उस एक्ट के आगे के भविष्य के बारे में, यानी कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या परिवर्तन लाने जा रहे हैं, वो सब चीजें हमको बताता है। तो इसमें देखिएगा जो सबसे पहला एक उद्देश्य था, एक केस के माध्यम से यहाँ पे बताया गया था राम निहाल करण बनाम राम गोपाल के वाद में कहा गया था कि इस कोड का जो उद्देश्य है वो ये है कि इसमें मध्यस्थों को हटाना था और खेत जोतने वालों को, यानी कि खेती करने वालों को राज्य के माध्यम से नहीं, राज्य के द्वारा प्रत्यक्षता अपने आप से जोड़ना था। कहने का मतलब ये है कि मध्यस्थों को, मीडिएटर को हटाना था और जो लोग कृषि कर रहे थे उनको राज्य से प्रत्यक्षता जोड़ना था। ये इस एक्ट का उद्देश्य था। दूसरा देखिएगा आप यहाँ पे जो इसके उद्देश्य है, इसका देखिएगा उद्देश्य देखिएगा मध्य प्रदेश में जो उद्देशिका में इसके लिखा गया है, मध्य प्रदेश में भू राजस्व अधिकारियों की शक्तियों, यानी कि इस एक्ट के माध्यम से भू राजस्व अधिकारियों की शक्तियों को बताया गया है। वो कौन कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि राज्य सरकार से भूमि धारण करने वालों के अधिकारों और दायित्वों, यानी आप समझते चलिएगा ये आपके कभी ना कभी ऑप्शन में रख सकता है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में भू राजस्व अधिकारियों की शक्तियों को बताया गया है। दूसरा, राज्य सरकार से भूमि धारण करने वालों के अधिकारों और दायित्वों को बताया गया है। तीसरा, कृषि भूधृतियों तथा भूमि से संबंधित अन्य विषयों तथा उनसे जुड़े हुए दायित्वों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने का इसका उद्देश्य है। कहने का मतलब यहाँ पे राजस्व अधिकारियों को और सरकार से जो लोग पट्टा पाते हैं उनके और जो लोग कृषि कर रहे हैं उनके, यानी कि तीनों तरह के लोगों के अधिकारों को और दायित्वों को यहाँ पे सुरक्षित करना था, उनके अधिकारों को बताना था, उनके अधिकारों को बता देना था और उनके दायित्वों को बताना था। ये इस राजस्व संहिता का मेन मुख्य मकसद है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसका संक्षिप्त नाम क्या है देखते हैं। इसका संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ आपके सेक्शन 1 में दिया गया है। सेक्शन 1 में देखिएगा इसका संक्षिप्त नाम क्या है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। देखिएगा संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे क्षेत्रों को ये लागू नहीं होगी जिन्हें भारतीय वन अधिनियम 1900, याद रखिएगा, जिन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 के माध्यम से समय समय पर आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया गया है। आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया गया, वहां पे ये एक्ट, ये आपका राजस्व संहिता, ये आपका राजस्व संहिता वहां पे लागू नहीं होगा। दूसरा देखिएगा धारा 264 जो इस
संहिता की जो इस कोड की जो अंतिम जो धारा है 264, उसमें ये कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ये लागू नहीं होगी जो व्यक्ति केंद्र सरकार से भूमि धारण करता है, यानी जो व्यक्ति केंद्र सरकार से भूमि को धारण करता है उस व्यक्ति पर ये संहिता आपकी लागू नहीं होगी। इस तरह से आपको पता चल गया कि ये लागू तो पूरे मध्य प्रदेश पर है, लेकिन 2 जगहों पे ये लागू नहीं होती है। जहां पे भारतीय वन अधिनियम 1927 की बात आ जाए, जिसके माध्यम से संरक्षित या संगठित किया गया हो, और उसके बाद जहां सेक्शन 264 के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे केंद्र सरकार के द्वारा के माध्यम से भूमि प्रदान की गई हो, ऐसे लोगों पे भी ये लागू नहीं होती। अब आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये जो परिभाषा है, परिभाषाओं में जो अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ सेक्शन 2 परिभाषा देखेंगे, तो यहाँ पे सेक्शन 2 के अंतर्गत कितने अभी तक संशोधन हो चुके हैं, यानी किन किन परिभाषाओं में संशोधन किया गया है। तो पहले आपको यहाँ पे हम बता ये देते हैं कि संशोधन का मतलब ये होता है कि बदलाव करना, लेकिन बदलाव में 4 तरह की बातें होती है। वो जो 4 तरह की बातें होती है संशोधन में, एक तो होता है अंतः स्थापित करना, यानी कि किसी जो चीज को जोड़ देना ला के बाहर से, और एक होता है प्रतिस्थापित करना, यानी कि वहां पे कुछ चीजों को हटा देना और कुछ चीजों को रख देना। प्रतिस्थापित करना यानी एक दूसरे की जगह किसी दूसरे को बैठा देना। दूसरा होता है विलुप्त, यानी जिसको आप लोग बोलते हो ओमिट कर देना, यानी कि कुछ चीजें आपके एक्ट से, आपकी परिभाषा से या आपके कोड से निकाल दी जाती हैं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं आपको, तो ये विलुप्त कर दी जाती है। और कुछ चीजें होती हैं जिनको कि हम रिपील कर देते हैं, उनको पूरी तरह से डिलीट कर देते हैं, वहां से निकाल के बाहर कर देते हैं, उस एक्ट से या उस कोड से या उस किसी भी अधिनियम में या रेगुलेशन में कहीं पे भी। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे आप लोग इस भू राजस्व संहिता 1959 मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीजें अमेंडेड की गई हैं 2001 से। मैं देखता हूं 2001 में देखिएगा इसमें क्या जोड़ा गया है, 2003 में क्या जोड़ा गया है, 2011 में क्या जोड़ा गया है, और फिर 2018 में काफी कुछ परिवर्तन किया गया, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप 2011 में देखिएगा, सॉरी 2001 में देखिएगा, 2001 में आपका सेक्शन 2Z1 2, यानी आप यहाँ पे 2 का जो मतलब है वो सेक्शन 2 से है, सेक्शन 2 और Z1 मतलब कि A से लगा के Z1 2 3 तक इसको डिफाइन किया गया है। तो Z1 मतलब या 1 हिंदी में इसको या 1 बोलेंगे, इंग्लिश में इसको Z1 बोलेंगे। 2Z1 यानी अगर हिंदी वाला बच्चा है तो 2 या 1 में एडाइना कार्डिफोलिया से लगा के, यानी 8 नंबर से सब क्लास 8 था इसका, 8 से लगा के 9 10 11 12 कई चीजों को इसमें ऐड किया गया, अंतः स्थापित किया गया है, यानी हल्दू के वृक्ष को भी जोड़ दिया गया है इसमें, एडाइना कार्डिफोलिया को भी जोड़ दिया गया, उसका जो साइंटिफिक नाम है एडाइना कार्डिफोलिया का भी कभी साइंटिफिक नाम भी पूछ लिया करता है। तो ये आपका 2001 में जोड़ा गया। इसके बाद और भी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, वो आप लोग क्रमशः देख लीजिएगा। 2003 में देखिएगा आप, 2003 में सेक्शन 2B सब क्लास 5, यानी सेक्शन, अब हिंदी में इसका 2 सब क्लास 5, 2 सब क्लास 5 में नगरीय क्षेत्रों की सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि किसी शहर में, मान लिया ये आपका शहर का परिक्षेत्र है, यानी ये शहर का आपका एरिया, इससे 5 किलोमीटर की दूरी पर, यानी इसके अंदर नहीं इसके बाहर 5 किलोमीटर के रेंज से बाहर अगर आप कुक्कुट पालन करते हो, मछली पालन करते हो या पशु पालन करते हो, तो ये सब कृषि के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, ये आपका हो गया 2003 का जो अमेंडमेंट है, जो 2003 में संशोधन किया गया। ये अभी डिफिनेशन क्लास की बात करो, पूरे एक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। उसके बाद 2011 में देखिए जो संशोधन किया गया, 2011 में 2OA यानी अड़ा का बाजार मूल्य इसमें जोड़ा गया है, बाजार मूल्य आपका इसमें जोड़ा गया है। बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू से अभिप्राय यहाँ पे ये होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, अगर कभी आप लोगों ने बैनामा करवाया हो, खेती की रजिस्ट्री करवाई हो या कोई भी रजिस्ट्री करवाई हो, तो वो बाजार मूल्य होता है कि हर एक सर्किल का मार्केट वैल्यू होता है।
जैसे मान लिया ये आपका शहर है या ये आपका गांव है, तो ये गांव के इस ओर की जो लैंड है उसका मार्केट वैल्यू दूसरा हो सकता है, इसका मार्केट वैल्यू दूसरा हो जाएगा, गांव के करीब की लैंड का मार्केट वैल्यू दूसरा हो सकता है, गांव से जो दूर होता है उसका मार्केट वैल्यू दूसरा हो सकता है, बंजर भूमि है उसका मार्केट वैल्यू दूसरा हो सकता है। तो कहने का मतलब उस मार्केट वैल्यू के अनुसार आपको स्टाम्प देना पड़ता है, उस मार्केट वैल्यू के अनुसार आपको स्टाम्प लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू का निर्धारण जो करता है वो कलेक्टर करता है। आपका मार्केट वैल्यू का निर्धारण ये 2002 में रेगुलराइज किया गया था। 2002 में जो आपके मार्केट वैल्यू का निर्धारण करता है वो कौन करता है? कलेक्टर करता है। ये 2011 में आपका जोड़ दिया गया है, इसके पहले रेगुलराइज 2000 से हुआ था। इसके बाद देखिए 2018 में आपके क्या आमूलचूल परिवर्तन किए गए, ऐसा मैं आप दिखाता हूं यहाँ पे। 2011 में आपके जो अंतः स्थापित है, प्रतिस्थापित है और विलुप्त है, यानी कि आप अपना बेयर एक्ट जब खोलेंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले 2F1 यानी चा1 आपको मिलेगा। 2 मैंने बता दिया, ये 2 आपका डेफिनेशन क्लास है, आपकी जो परिभाषा है वो सेक्शन 2 में दी गई है। तो ये 2F1 जब आप खोलोगे यानी चा1 खोलोगे तो वहां पे आपको विकास योजना मिलेगी, यानी कि इसके पहले विकास योजना आपके बेयर एक्ट में नहीं थी। तो 2F1 यानी 2 चा1 विकास योजना आपकी जोड़ दी गई है। जिसको दूसरा देखिएगा आप 2M1 यानी कि डा1, हिंदी में इसको डा1 बोलेंगे, इंग्लिश में 2M1 यानी कि भू राजस्व भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। भू राजस्व भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ये भी आपके पहले अंतः स्थापित है, जिसका मतलब इंसर्ट किया गया यानी बाद में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि भू राजस्व भी उसमें इंक्लूड नहीं था, बाद में जोड़ा गया। 2V1 देखिएगा, 2 तो आप जानिए, और V1 यानी फा1 में देखिए सेक्टर को भी जोड़ दिया गया है। सेक्टर आप लोग समझ रहे होंगे, किसी भी शहर के में बोलते हैं आप किस सेक्टर से आए हो, तो ये जो इस तरह से बंटवारा होता है सेक्टर A B C D, तो सेक्टर जो खंड होता है, भूमि के जो खंड होते हैं उनको सेक्टर बोला जाता है। इस तरह से करके सेक्टर को भी फा1 में 2018 में जोड़ा गया। फा2 में देखिएगा सेवा भूमि, सर्विस लैंड जोड़ी गई है। सर्विस लैंड में आप किसकी सेवा से खुश होकर उसको आप भूमि प्रदान कर सकते हो। जैसे पहले मध्यकाल में हुआ करता था, मध्यकाल में राजा महाराजा या वजीर जो होते थे वो वकील जो होते थे, जो प्रांतीय अधिकारी होते थे, वो किसी बंदे की सर्विस से खुश होके, किसी अधिकारी की सेवा से खुश होके उसको कुछ लैंड दे देते थे कि आप जाइए इस पे कीजिए। तो यहाँ पे सेवा भूमि देने का प्रोविजन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। 2 के अंतर्गत सेवा भूमि दी गई है। अब देखिए ये तो अंतः स्थापित कर लिया हमने इतने। अब इसके बाद हमारे जो प्रतिस्थापित सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, देखिएगा। सबसे पहले 2A यानी 2 काम है। सबसे पहले आप देखिएगा, जब आप आबादी पढ़ते हो तो आबादी की जब पुरानी बेयर एक्ट आप पढ़ते हो, 2018 के पहले की बेयर एक्ट आप पढ़ते हो, तो उसमें नगरेतर क्षेत्र और स्थानिक पर्याय शब्द लिखा हुआ था। इन दोनों शब्दों को हटा दिया गया, वहां से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ये दोनों शब्दों को वहां से हटा दिया गया है, नगरेतर क्षेत्र और स्थानिक पर्याय दोनों शब्दों को वहां पे हटा दिया। इसी तरह से 2.1 झा में यानी खाता का एक जो सब क्लास था उसको भी हटा दिया गया है, उसकी जगह मर्ज कर दिया गया है। इसी तरह 2Q यानी 2 था में देखिएगा भूखंड संख्यांक, इसको भी परिवर्तित किया गया है कुछ चीजों के साथ। 2Q यानी था भूखंड को, 2X यानी भा को सर्वेक्षण संख्यांक। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग? 2X यानी 2 भा, यानी कि जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो वहां पे सेक्शन 2 में जाओगे, सेक्शन 2 के भा में देखोगे आप, तो भा में आपको सर्वेक्षण संख्यांक मिलेगा। और उसमें देखिएगा पुरानी बेयर एक्ट की जगह लिखा, नीचे लिखा होगा कि पुरानी बेयर एक्ट में इसमें क्या था और नई बेयर एक्ट में क्या आ गया है, तो वो यहाँ पे प्रतिस्थापित हो गया है। इसी तरह 2Z3 देखिएगा, यानी कि या 3 देखिएगा यहाँ पे। अब 2 में बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। यहाँ पे 2 का मतलब होता है आपकी डेफिनेशन क्लास, और या 3 आप देखिएगा दखल रहित भूमि जिसको बोला जाता है, यानी कि ऐसी लैंड जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं है उसको बोला जाता है दखल रहित भूमि। अब देखिएगा ये आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें विलुप्त कर दी गई है। इस डेफिनेशन क्लास से कौन कौन सी चीजें विलुप्त कर दी गई? 2T1 यानी 2 फिर वही T1 यानी ना1 देखिए, मौरूसी कृषक को यहाँ पे हटा दिया गया। अब मौरूसी कृषक जैसा शब्द आपको
मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू में नहीं मिलेगा। 2y यानी माँ में देखिएगा, माँ में कृषक सब टेन्योर को भी हटा दिया गया है, यहाँ पे कृषक को भी हटा दिया गया है। ठीक है, इस तरह से करके ये विलुप्त कर दिए गए हैं ये, यानी कभी कभी अगर सवाल इसी में बना दे कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता द्वारा 2018 में संशोधन करके किन किन सेक्शंस को हटा दिया गया है, अब उसमें दे दे सेक्शन 2 नाउ 1 2 माँ, इस तरह से करके वो दे सकता है। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना 2 ना 1 और माँ, ये दोनों को हटा दिया गया है। इस तरह से करके ये देख लिया आपने कि किस तरह से संशोधन, ये अपडेट है आपके डिफिनेशन क्लास का। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है, इसमें सेक्शंस के जो सब क्लास है वो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से अमूमन सवाल बनते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिएगा 2b यानी 2b यानी 2 खा देखिएगा आप, जिसमें कृषि के अंतर्गत क्या आता है। कृषि के अंतर्गत देखिए आता है वार्षिक या नियतकालिक, यानी 1 साल में या 6 महीने में या 3 महीने में उगाई जाने वाली फसलें, नियतकालिक फसल जो होती है, जिसमें पान आपका आता है, सिंघाड़ा आता है, उद्यान उपज आती है, यानी गार्डन प्रोडक्शन जो होता है आपका, पान सिंघाड़ा उद्यान उपज, 3 चीजें हैं, पान सिंघाड़ा उद्यान। उसके बाद उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर आपका आता है। उसके बाद फलोद्यान आता है आपका, प्लांटिंग आता है, प्लांटिंग फलोद्यान आता है आपका, जिसमें फल वगैरह आप फल के बगीचे लगाते हो आप। उसके बाद आप देखो चारे चराई और छप्पर, 3 चीजें, चारे चराई और छप्पर छाने की घास भी इस कृषि के अंतर्गत आती है। दूसरा कुक्कुट पालन, मछली पालन और पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आती है। अगर इसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में बोले या आर्थिक उसके भाषा बोले, आर्थिक शब्दावली की भाषा में बोले, तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर के जितने भी चीज है इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कृषि से संबंधित भूमि लैंड पे उपजाई जाने वाले जो चीजें होती है वो आपकी कृषि के अंतर्गत, यानी कृषि को रखा गया 2b में। उसके बाद 2z यानी या 2 देखिएगा आप, 2z2 या 2 देखिएगा, स्वयं खेती करने से क्या अभिप्राय होता है। स्वयं खेती करने से जो अभिप्राय होता है उसका मतलब ये होता है कि हमारे स्वयं के श्रम से, यानी कि हम खुद उस पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, खुद उस पे हम जाकर रोपाई कर रहे हैं, खुद उस पे हम कटाई कर रहे हैं स्वयं के श्रम द्वारा, पहला। दूसरा कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम द्वारा, यानी हम कर रहे हो या हमारे कुटुंब का कोई सदस्य कर रहा हो अपने श्रम के द्वारा, या फिर हम ऐसी मजदूरी पर जो नगद या वस्तु के रूप में दे हो, यानी नकद और मजदूरी के वस्तु के रूप में दे हो। ऐसे जैसे आप लोग लेबर रखते हो और लेबर को हमने 2 दिन काम करवाया और 2 दिन का हमने उसको जो वेजेस होता है डेली वेजेस के हिसाब से उसको हमने पे कर दिया, इस तरह से भी हम खेती करवाते तो वो भी स्वयं खेती मान। लेकिन अगर आपने इसी के अंतर्गत उसको ये कहा कि आप हमारे खेत में खेती करिए और जब इसके फसल हो जाएगी तो फसल का कुछ अंश हम आपको दे देंगे, तो वो स्वयं खेती करने के अंतर्गत नहीं आएगा, वो आपका बटाई पे हो जाएगा। इस तरह से करके अपने कुटुंब। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, पहला पॉइंट आपने देखा स्वयं करें या हमारे कुटुंब का कोई सदस्य करे या हम मजदूरी पे करवाएं या हम अपने स्वयं के सुपरविजन में किसी भाड़े के श्रमिक के माध्यम से खेती करवाते हैं तो भी वो हमारी स्वयं की खेती कहलाती है। इस तरह से करके ये देख लीजिएगा स्वयं की खेती कैसे होती है, किसके अंतर्गत आती है, ये आपने देख लिया। 2M1 देखिए, डावन देखिए, भू राजस्व, जिसमें डिफाइन किया गया है राज्य सरकार को दे समस्त धन, यानी भू राजस्व में क्या आता है, राज्य सरकार को दे समस्त धन, और उस समस्त धन के अंतर्गत आपका प्रीमियम भी आ जाएगा, प्रीमियम भी आपका आता है, लगान भी आपका आता है, पट्टा भी आपका आता है, पट्टा धन भी आपका आता है, और इसके अंतर्गत प्रमुख तिभाटक भी आता है, यानी कि ऐसा रेंट जो जिसको कि हमने एग्जम्प्ट कर रखा है टैक्स वगैरह से, वो प्रमुख तिभाटक भी आपका आता है। इस तरह से करके ये आपने देखा 2M1 यानी भू राजस्व में क्या क्या है, प्रीमियम है, लगान है, पट्टा धन है, प्रमुख तिभाटक है, ये चारों चीज आपको याद रखनी है। प्रीमियम अगर पूछ दिया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा देखिए 2OA अड़ा का देखिएगा, बाजार मूल्य देखिए, बाजार मूल्य जो अभी मैंने मार्केट वैल्यू बताया यहाँ पे वही है, कलेक्टर द्वारा निर्धारित होता है। 2C तो गा में देखिएगा कृषि वर्ष देखिएगा 1 जुलाई से ये प्रारंभ होता है, कृषि वर्ष आपका 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। उसके बाद आप देखिएगा 2E देखो वास्तविक कृषक क्या, वास्तविक कृषक वो कृषक होता है जो स्वयं खेती करता है, उसको वास्तविक कृषक बोला जाता है। उसके बाद देखिएगा 2V यानी 2फा देखिएगा राजस्व, राजस्व वर्ष कौन सा होता है जिसे राज्य सरकार निर्धारित करती है।
जिस भी तारीख को वो निर्धारित करती है उसको हम लोग राजस्व वर्ष मान लेते हैं। 2L देखिए, 2 उठा देना, भूमिहीन व्यक्ति किसको कहा जाता है, 2L में यानी 2 ठा में भूमिहीन व्यक्ति को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। इस तरह से करके ये महत्वपूर्ण जो आपके डिफिनेशन क्लास में आपके जो ये सब क्लास हैं इनको मैंने बता दिया। ये आपको इस पे बेसिकली ध्यान देना है अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो। आप इन सारे सेक्शन 2 के सब क्लासेस पे और सेक्शन 1 के इस पे आपको ध्यान देना है, कहाँ पे लागू होगी कहाँ पे नहीं लागू होगी, इन सब पे ध्यान देना है आपको। और ये आपका उद्देश्य जो है ये देखना है। और इस एक्ट का उद्देश्य जो है 21 सितंबर को प्रथम बार प्रकाशित किया गया, 15 सितंबर को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, 2 अक्टूबर को संपूर्ण भारत पे लग गया। और इसके बाद यहाँ पे एक सवाल ये कभी कभी बन जाता है कि किस वर्ष भारत गणराज्य की किस वर्ष में ये लागू किया गया, तो 10वें वर्ष में लागू किया है। इस तरह से करके मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की डिफिनेशन क्लास यानी सेक्शन 1 और 2 का वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की आपको संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।